चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर पर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नए शांति बोर्ड की बैठक में भारत की मौजूदगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत, जिसने शुरू में तो इस पर कुछ कहा ही नहीं, अचानक से इस मीटिंग में क्यों पहुंचा? क्या ये कोई दबाव था या फिर भारत की कोई बहुत सोची समझी चाल है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, भारत का ये कदम समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये शांति बोर्ड आखिर है क्या भला। तो कागजों पर तो ये बोर्ड बनाया गया था सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहने को इसका मकसद था गाजा का पुनर्निर्माण करना, मतलब वो काम जो आमतौर पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं करती हैं। पर क्या इसका असली मकसद सिर्फ इतना ही है? और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस बोर्ड के दो चेहरे हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम तो जी गाजा का भला करने आए हैं, पुनर्निर्माण करेंगे, और दूसरा है इसका असली मकसद, जो लगता है कि ये यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र को सीधी सीधी चुनौती देने और उसकी जगह लेने की एक कोशिश है। अब जरा इस बोर्ड के मेंबर्स की लिस्ट पर नजर डालते हैं। यकीन मानिए, इसे देखकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी। इसमें कुछ बहुत ही अजीब नाम शामिल हैं। सोचिए जरा, इजराइल, जो इस पूरे गाजा संघर्ष का एक मुख्य पक्ष है, वही इसके शांति बोर्ड का परमानेंट मेंबर है। और उससे भी ज्यादा अजीब यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं, वो भी इजराइल के साथ बैठे हैं। और फिलिस्तीन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है इस बोर्ड में। और सिर्फ यही नहीं, ये भी देखिए कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके जैसे कई बड़े पश्चिमी देशों ने तो इसका न्योता ही ठुकरा दिया। इससे साफ पता चलता है कि इस बोर्ड को लेकर दुनिया में कितना शक है। तो खैर, ये तो हुई मेंबर्स की बात। अब देखते हैं कि जब ये सब लोग मिले तो इनकी पहली मीटिंग में हुआ क्या। सबसे बड़ी हेडलाइन बनी 17 अरब डॉलर की फंडिंग। एक बहुत बड़ी रकम है ये। इसमें से 10 अरब डॉलर तो अकेले अमेरिका ने देने का ऐलान किया। पैसे की बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया, गाजा में एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने का। मतलब 20,000 सैनिक भेजे जाएंगे हमास से हथियार छीनने और शांति कायम करने के लिए। पर मजे की बात देखिए, जो देश अपनी सेना भेज रहे हैं, मोरक्को, अल्बानिया, इंडोनेशिया, उनका इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका, इजराइल या पाकिस्तान जैसे बड़े मुस्लिम देश, इनमें से कोई भी अपने सैनिक नहीं भेज रहा। इस मीटिंग में कुछ बहुत ही अजीब और कह सकते हैं गैर डिप्लोमेटिक चीजें भी हुईं। जैसे एक मौका आया जब भरी सभा के बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान के नेता शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया और फिर उनसे कहा कि वो उनकी तारीफ में कुछ अच्छी बातें कहें। शरीफ ने उन्हें शांति का दूत कहा और फिर उन्हें बैठने को कह दिया गया। मतलब ये किसी हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग जैसा कम और किसी स्कूल की असेंबली जैसा ज्यादा लग रहा था। और तो और, ट्रंप की कुछ टिप्पणियां तो ऐसी थी जिसने पूरी बैठक की गंभीरता पे ही सवाल खड़े कर दिए। जैसे कि पराग्वे के राष्ट्रपति के बारे में उनका ये कहना। तो खैर, ये सब तो हुआ उस मीटिंग में। अब वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर कि इन सब के बीच भारत वहां क्या कर रहा था। चलिए भारत की इस ऑब्जर्वर वाली चाल को समझते हैं। तो सबसे पहले, ये ऑब्जर्वर स्टेटस होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आपको एक पार्टी में बुलाया तो गया है, लेकिन आप बस देखने आए हैं कि कौन कौन आया है और क्या हो रहा है। आप न तो किसी फैसले का हिस्सा हैं, नहीं आपको वोट करना है, और नहीं आप किसी बात के लिए बंधे हुए हैं। तो भारत के इस ऑब्जर्वर बनने के पीछे एक बहुत गहरी रणनीति है। देखिए, इससे भारत को कई फायदे हुए। एक तो वो गाजा पर होने वाले फैसलों पर नजर रख सकता है ताकि उसका जो 2 स्टेट सोल्यूशन का पुराना स्टैंड है वो सुरक्षित रहे। दूसरा, वो अमेरिका में आने वाली किसी भी सरकार को, खासकर अगर ट्रंप वापस आते हैं, तो उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। तीसरा, भारत ने किसी विवादित संगठन का हिस्सा बने बिना अपने सारे विकल्प खुले रखे। और सबसे अहम, उसे ये देखने का मौका मिल गया कि मिडिल ईस्ट में और दूसरे देश क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मतलब एक बहुत ही सधा हुआ न्यूट्रल रास्ता अपनाया, ठीक वैसे ही जैसे यूके और जर्मनी ने किया। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, ये आने वाले वक्त के लिए और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर गया है। असल में ये पूरी कहानी एक नए संगठन की है, जो सिर्फ एक ताकतवर शख्स के दम पर पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सच में शांति की तरफ जाने वाला कोई नया रास्ता है, या फिर ये सिर्फ एक व्यक्ति का पूरी दुनिया पर अपनी ताकत दिखाने का एक खेल है? अब ये बोर्ड दुनिया में स्थिरता लाएगा या फिर और उथल-पुथल मचाएगा, इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही